Hello and welcome to Autodidact IS. Today's editorial topics are heading the G20 and New Delhi choice. Second one is making out a case for the other UBI in India. Third one is keep it simple. Let's start with the first one. हमारा टॉपिक है हेडिंग द G20 एंड न्यू दिल्लीज चॉइस. अब ये बेसिकली G20 का जो हम लोग प्रिसाइडिंग करने वाला है इंडिया, अगला जो 1 दिसंबर 2022 से लेकर आपका 30 नवंबर 2023 तक का करने वाला है. तो उसी से रिलेटेड में ये हमारा टॉपिक है. तो ये टॉपिक जो है आज का एडिटोरियल का है, तो इसमें हम लोग 4 भाग में इसको देखेंगे. एक तो बेसिक इन्फॉर्मेशन, उसके बाद इंडिया मोटिवेशन क्या है इसके लिए, उसके बाद अगला थर्ड पॉइंट हमारा रहेगा कि 4 डिफरेंट चॉइस क्या है इंडिया के पास वो, और चैलेंज देखेंगे. ठीक है. तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में भी हम लोग 3 पार्ट में देखेंगे अभी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन से. ठीक है. तो देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि अभी G20 का जो ग्लोबल लेवल में जो GDP में उसका भागीदारी, जो जितने मेंबर आए हैं उसका सारे का GDP निकालोगे तो 90% ग्लोबल GDP का इसी के पास है. उसके बाद जो ग्लोबल ट्रेड में 80% जो ट्रेड होता है इसके जो मेंबर हैं उसी से होता है. तो 80% ग्लोबल ट्रेड में इसका भागीदारी है. 67% जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन का है इसके पास. ठीक है. ये इंपॉर्टेंट है, ये डेटा आपके कॉपी में होना चाहिए. आईआर का जो कॉपी है जिसमें आप आईआर के बारे में ऑर्गेनाइजेशन का लिखते हो, तो G20 वाले में ये डेटा आप डाल दीजिए. आपको पता होगा ये एडवाइजरी बॉडी है. इसका जो डिसीजन होता है सिर्फ रिकमेंडेशन के तौर पे दिया जाता है. वो उसके मेंबर माने नहीं माने उस पर बाइंडिंग नहीं होता है. तो क्वेश्चन बनता है कभी काल कि इसका जो रिकमेंडेशन है बाइंडिंग है नहीं बाइंडिंग है, ऐसे बन सकता है. पीटी में बनता है क्वेश्चन. तो आपको ध्यान होना चाहिए एडवाइजरी बॉडी है, तो एडवाइजरी बॉडी तो सिर्फ एडवाइस देगा, ये ध्यान में होना चाहिए. ठीक है. अगला है, ये तो आपको पता चला कि एडवाइजरी है, लेकिन अब हमारे पास जो अगला पॉइंट होगा इसमें इसका इंपॉर्टेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे. ठीक है. तो एक तो इसका इंपॉर्टेंस जैसे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस ये करता है. इसका कारण क्या है कि देखिए इसमें कौन कौन सा जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इसमें भाग लेते हैं. देखिए UN है, यूनाइटेड नेशन है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, WTO है, WHO है. ठीक है. तो इतना सारे जो मेजर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे हैं, तो एक तरह से आपका एडवाइजरी होने के बाद भी जो एडवाइस देता है हो सकता है कि वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल एडवाइस हो सकता है. ठीक है. उसके बाद जो इसका इंपॉर्टेंस इससे भी पता चलता है कि G20 जो है, जो इकोनॉमिक और फिनेंशियल और इकोनॉमिक क्राइसिस जो पीछे में उसको इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था ओवरकम करने में. जैसे आपका 2008 और 9 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को ओवरकम करने में इसका वाइटल रोल था. उसके बाद यूरो जोन का क्राइसिस है, उसमें भी ये उससे उबरने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था ये. तो इससे ये पता चल रहा है कि G20 एक एडवाइजरी होने के बावजूद ये इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. इसके बाद एक तरह से आप बोल सकते हो कि इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव में जो ग्लोबल इकोनॉमिक इशू में इस जो है, जो जितना भी मेजर इशू होता है उसमें ये वाइटल रोल प्ले कर सकता है ना. वर्ल्ड नो डाउट इज इनफॉर्मल है, वर्ल्ड इनफॉर्मल स्टेयरिंग डायरेक्टर ऑन द ग्लोबल इकोनॉमिक इशू पे होता है. लेकिन इसका बेसिकली ये जो पार्ट है सेकंड, पहला पार्ट में हम बताएं कि एडवाइजरी है, एडवाइजरी होने के बाद भी इसका इंपॉर्टेंस बताएं, तभी तो हम बताएंगे कि G20 अभी जो इंडिया में जो अभी प्रिसाइड करने जा रहा है तो कितना इंपॉर्टेंस उसको रोल मिल रहा है. ठीक है. तो उसमें यही बताएं ग्लोबल इकोनॉमिक इशू का ये इनफॉर्मल डायरेक्टरेट है. इसके बाद इसमें जो इससे जो ये रिकमेंडेशन देता है, तो इसमें एक तरह से इट इंटाइटल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ शेपिंग डिसीजन मेकिंग ऑफ की चैलेंज फेसिंग द वर्ल्ड टुडे. ये बात है, डिसीजन मेकिंग का इसका इन्फ्लुएंस, डिसीजन मेकर पे इसका इन्फ्लुएंस होता है. उसके बाद इट्स समिट इज़ प्रिसाइडेड बाय लार्ज क्वांटम ऑफ, हाँ तो ये जो इसका समिट है बहुत सारे को क्लब करके ये बनता है. ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका हेड ऑफ गवर्नमेंट ही आता है, अदर ऑर्गेनाइजेशन भी आप देखे हो. ठीक है. तो ये इसके कारण ये इसका जो स्टेटस है इम्पॉर्टेंट बन जाता है. ठीक है. जैसे आप इसमें देखोगे G20 जो है 2008 के पहले ये जो फोरम था फिनांस मिनिस्ट्री का हुआ करता था, लेकिन अब 2008 के बाद ये हेड ऑफ गवर्नमेंट का फोरम हो चुका है. इसके अलावा अभी जो आपको पता होना चाहिए कि G20 का जो समिट है, अब अगला जो 2022 में अभी जो इंडोनेशिया के बाद अब इंडिया लेने वाला है, उसके बाद ब्राज़ील लेगा, उसके बाद साउथ अफ्रीका लेगा. ठीक है. तो ये 3 है और ये तीनों ही डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी यहाँ पे फॉलो किया जाता है. और ये चारों डेमोक्रेसी कंट्री है, और ये चारों ही एक तरह से इमर्जिंग इकोनॉमी है ना. इन द वर्ल्ड इमर्जिंग इकोनॉमी में इसको देखा जाता है.
इसके साथ साथ एक और चीज़ अभी ही देख लो आप कि 2023, 2024, 2025 इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, एक हमारा और ग्रुपिंग है इप्सा, ठीक है ना। इंडिया इसका रोल, इंडिया है ना। इसी आप एक और ब्रिक्स पढ़े होंगे, ठीक है। तो ब्रिक्स में सिर्फ अगर आप रसिया और चाइना को हटा दो तो इप्सा ही बचता है, ठीक है ना। तो इसका रोल अभी जब इंडिया, जो रसिया और चाइना का जो अभी फ़िलहाल कंडीशन है उस केस को देखते हुए इप्सा का रोल इम्पॉर्टेंट होता है। इप्सा क्योंकि अभी ठंडे बस्ते में रखा हुआ है तो हो सकता है आने वाले टाइम में हम लोग भी बात करेंगे कि इसको रिजोविनेट किया जा सके, ठीक है। तो आप ये देख लो, ये G20 का इंपॉर्टेंस आपको पता चल रहा है। और इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया समिट अभी आगे करने जा रहा है, तो एक तो आप डेमोक्रेसी वाला पार्ट है कि भाई डेमोक्रेटिक कंट्री, इमर्जिंग कंट्री, और सब लगातार 4 साल इसी लोग के पास में G20 जो इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव में, इकोनॉमिक इशू, इकोनॉमिक क्राइसिस के पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसका दावेदार ये चारों डेमोक्रेटिक कंट्री को मिल रहा है, ठीक है। अभी फ़िलहाल अगर आप इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करोगे तो इंडिया ऐसा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करा चुका है। 93 में NA करवाया था, नॉन अलाइंड मूवमेंट का कराया था। 2015 में एशिया अफ्रीका फोरम समिट कराया था। लेकिन जब अभी G20 का समिट करा रहा है तो आपका जो अभी जो दावेदार है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि G20 का जो बॉडी है ये दोनों से ही कहीं ज़्यादा बड़ा है, कहीं ज़्यादा इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। इसके साथ साथ, ये तो अभी कंडीशन देख लें, इसके साथ साथ प्रेजेंट वर्ल्ड सिचुएशन को भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि इंडिया को चैलेंज क्या है। G20 जो आप प्रिसाइड कर रहे हो तो उससे चैलेंज क्या पता चलेगा। तो अभी वर्ल्ड सिचुएशन अगर आप देखते हो तो एक तो जस्ट पेंडेमिक से अभी उभर ही रहा है, यूक्रेन में वार, इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर टेंशन है वो भी है, US रसिया हॉस्टिलिटी वो भी बढ़ा हुआ है, और चाइना और US का जो रिलेशन है वो भी डिटोरिएशन पे जा रहा है। तो ये है वर्ल्ड सिचुएशन। अब ये सारे चीज़ को देखते हुए अब हम लोग एनालाइज करेंगे कि इंडिया जो G20 समिट करने जा रहा है तो कैसे करेगा, क्या क्या उसका प्रायोरिटी होगा, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं। अगला हमारा जो पॉइंट था, जो थर्ड पॉइंट था हमारा, इंडियाज़ 3 मोटिवेशन, ठीक है। तो 3 मोटिवेशन अब क्या मतलब G20 के पर्सपेक्टिव में देखोगे तो क्या है। एक तो इसको प्रमोटिंग इंडिया नेशनल इंटरेस्ट, क्योंकि हम कर रहे हैं तो हम, इंडिया अगर कर रहा है तो इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट तो करेगा ही करेगा, एक तो ये। और एक तरह से ऐसा मैनेज करे कि G20 पे इंडिया का जो लीडरशिप है या प्रेसिडेंशियलशिप का छाप रहे, कुछ ऐसा बदलाव लाने का सोचेगा, ठीक है। और दूसरा है एक तरह से ग्लोबल गवर्नेंस में अपने आप को इस्टेब्लिश करने का। अगर ये अच्छा से गवर्न करता है, यहाँ से कुछ रिजल्ट अच्छा निकलता है, तो एक जो ग्लोबल गवर्नेंस में अपना रोल को इस और फर्दर स्ट्रेंथन करेगा, ठीक है ना। तो ये 3 चीज़ मोटिव है जो इंडिया का, ये आप लोग देख लिए। अब इसके पास, इंडिया के पास चॉइस देखो या 4 आइडिया जो अभी है, जो राइटर बताते हैं, उसको हम लोग एक करके देखते हैं, ठीक है। तो 4 आइडिया में पहला है कि ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि जो इंडिया रिसेंट अचीवमेंट है उसका ब्रांडिंग कर ले, ठीक है ना। तो जैसे रिसेंट जो अचीवमेंट में अगर आप बात करो तो बहुत सारा है, जैसे कोविड का कैसे टेकल किया इंडिया, होम में या एब्रॉड वाला आपको पता ही होगा कि हम लोग वैक्सीन और मेडिसिन बाहर भेजे थे, ठीक है। दूसरा डिजिटल रेवोल्यूशन जो हम लोग आज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो हम लोग जा रहे हैं, वो भी एक हमारा एक अचीवमेंट ही है। उसके बाद जो हम लोग क्लाइमेट चेंज का जो टारगेट है वो भी हम लोग अचीव कर रहे हैं। INCD टारगेट है, खैर पेरिस INCD टारगेट होता है, खैर उसके बारे में हम लोग नहीं बात करें, बात करें। बस सिंपल जानिए कि जो क्लाइमेट चेंज का जो टारगेट था वो हम लोग मीट कर चुके हैं, और फिर अगला उससे भी बड़ा टारगेट दे रहे हैं, ठीक है ना। वो अगला हमारा है सेल्फ रिलायंस इन मैन्युफैक्चरिंग, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। फिर ग्लोबल वैल्यू चेन में भी हम लोग इस पर भी काम किए हैं, उसको भी रिसेव कर रहे हैं। अगला है आपका बिजनेस इनोवेशन का बात करो, नया ट्रेंड एंटरप्रेन्योरशिप का, या स्टार्टअप जो है बहुत सारा बढ़ रहा है, या ग्लोबल जेंडर प्रोग्रेस का बात करो, तो ये सारे फील्ड में इंडिया काम किया है और उसमें पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। तो इस चीज़ को ब्रांडिंग कर सकता है, क्योंकि इंडिया में अपने में भी किया है और साउथ एशिया जो एरिया है या नेबर में भी कर चुका है। तो इसको हो सकता है कि जो है जैसा हम लोग इस चीज़ में, इस फील्ड में किए हैं, इसको आप ग्लोबली इसका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है ग्लोबल लेवल पे, ठीक है। तो ये आपका पहला हमारा था कि यूनिक ब्रांडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियाज़ रिसेंट अचीवमेंट, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा में आइए, अब आपको जस्ट थोड़ा देर पहले बताए थे कि अच्छा दूसरा क्या, देयर इज़ अ रेयर अपॉर्चुनिटी फॉर सिनर्जाइज एंड सॉलिडिटी टू एडवांस द इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड, ठीक है ना, और ग्लोबल साउथ। तो ये डेवलपिंग वर्ल्ड और ग्लोबल साउथ को ही डेवलपिंग वर्ल्ड आप कह सकते हो। तो ये जो डेवलपिंग वर्ल्ड अभी आप देखे हो कि 2022 से लेके 2025 तक ये सब कौन करने वाला है, इंडोनेशिया,
उसके बाद आपका कौन करने वाला है? अभी हम लोग देखें ना, ये वाला इंडोनेशिया, इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका कर रहा है, तो ये डेवलपिंग वर्ल्ड ही है। तो इसको हम लोग इसी मीटिंग में अगर हम लोग ऐसा कर दें कि जो डेवलपिंग वर्ल्ड का जो मांग है ना, उसको हम लोग या उसका इंटरेस्ट को हम लोग सिक्योर करवाएं, उसके इंटरेस्ट पे हम लोग ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। तो ये एक आपका ये भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल रहा है। अगला है कि इप्सा को, जो अभी हम लोग यहाँ बात किए थे, इप्सा को फिर से हम लोग रिजुवनेट कर सकते हैं। आपको पता है कि किसके संदर्भ में इसको आप देखोगे, ब्रिक्स वाला जो अभी बात कर रहे थे कि ब्रिक्स का जो है उतना काम नहीं कर पाएगा क्योंकि रसिया और चाइना खुद अपने प्रॉब्लम में है। तो उस केस में आप एक अगला अल्टरनेटिव इंडिया के पास होना चाहिए जो इप्सा के तौर पे हो सकता है, और इप्सा को हम लोग रिजर्विनेट कर सकते हैं अभी, ठीक है। तीसरा हमारा ये है, चौथा है हमारा कि हम लोग एज ए इंडिया कैन इमर्ज एज ए चीफ ग्लोबल डिप्लोमेट, ठीक है ना। कैसे इमर्ज करेंगे हम लोग ग्लोबल डिप्लोमेट के तौर पे? तो हमको क्या करना होगा कि जो डाइवर्जेंट इंटरेस्ट है उसको हम लोग को देखना होगा, उसको सारे को एक साथ लाना होगा। डाइवर्जेंट इंटरेस्ट का बात करें तो G20 मेंबर भी है, P5 आपको पता ही है, परमानेंट जो मेंबर 5 परमानेंट मेंबर है आपका UN काउंसिल में। उसके बाद G7 जो इमर्जिंग कंट्री का है, ये डेवलप कंट्री जो इकोनॉमिक का है, ये G7। उसके बाद ब्रिक्स भी है, ब्रिक्स में भी आपको पता है इंडिया चाइना में जो रशिया और चाइना का जो इशू है वो ये सारे को क्लब करके एक फोकस कुछ रिजल्ट निकालना पड़ेगा, है ना। सिंथेसाइज डाइवर्जेंट इंटरेस्ट ऑफ ऑल कंस्टिट्यूएंट, ठीक है ना। उसके बाद अगला जो है हमारा और क्या कर सकता है ये ग्लोबल डिप्लोमेट बनने के लिए, दूसरा है एडवोकेट एंड इंक्लूसिव अप्रोच। इंक्लूसिव अप्रोच ऑफकोर्स इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हम लोग हमेशा बात करते हैं, और यूपीएससी और अगर आप पीसीएस का तैयारी कर रहे हो तो इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वर्ड और यूज़ आपको आना चाहिए। तो वही यहाँ बात कर रहा है, एडवोकेट एंड इंक्लूसिव अप्रोच कि सबको इंक्लूड करके चलो, एंड प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए, और वो ह्यूमन सेंट्रिक सोल्यूशन दे, ठीक है ना। ह्यूमन सेंट्रिक सोल्यूशन किस पे? ग्लोबल इशू पे। तो इससे हम लोग ग्लोबल डिप्लोमेट वाला जो हम लोग का बैच मिलेगा। अगला हमारा है कि अफ्रीकन यूनियन जो है, अफ्रीकन यूनियन जो अभी फ़िलहाल जो है आपका ऑब्जर्वर के तौर पे है, तो उसको हम लोग फुल फ्लेज मेंबर हम लोग अगर दे देते हैं G20 में, तो इसका जो मार्जिनलाइज्ड है, अफ्रीका अभी मार्जिनलाइज स्टेटस में है, तो उसको हम लोग ऊपर उठा सकते हैं और यूरोपियन यूनियन के बराबर उसको किया जा सकता है। तो ये 4 पॉइंट है, जो 4 आइडिया बोलो या चॉइस है इंडिया के पास, जो यूटिलाइज़ कर सकता है अपना G20 का जो प्रेसिडेंसी कर रहा है, G20 को जो अभी होस्ट करेगा, उसके संदर्भ में ये बात कर सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि इसमें चैलेंज क्या होगा। तो चैलेंज सिंपल है कि भाई आपको एक तो पहला है कि इंडिया का व्यू आपको रखना पड़ेगा, कंबाइन एंड इंडियन फोकस व्यू। दूसरा है आपका इंटरेस्ट ऑफ ग्लोबल साउथ, वही इमर्जिंग कंट्री का जो बात कर रहे हैं। नॉर्थ बात करोगे तो डेवलप कंट्री, साउथ बात करोगे तो डेवलपिंग या अंडर डेवलप कंट्री बोला जाता है। तो टू प्रमोट द वाइटल इंटरेस्ट ऑफ ग्लोबल साउथ, ये भी आपका एक चैलेंज में है। और तीसरा है कि ये जो सारे अलग अलग जो डिफरेंट व्यू वाले एक साथ आए हैं, उसको कैसे आप रिकनसाइल करोगे, ठीक है ना। अलग अलग व्यू पॉइंट वाले को कैसे एक साथ लाओगे, वो भी है, ठीक है ना। टू डेमोन्स्ट्रेट डिप्लोमेटिक एक्यूमेंट टू कम्युनिकेट विथ एंड रिकनसाइल द व्यू पॉइंट ऑफ राइवल एंड एडवर्सियल पावर सेंटर सच एज वेस्ट मतलब यूएस और यूरोपियन यूनियन हुआ, रसिया एंड चाइना, ठीक है। तो ये 3 जो आपका चैलेंज में है। तो ये एक तरह से अच्छा पॉइंट है, आपको आंसर लिखने में बहुत अच्छा मदद करेगा, और हम आपको सिंपल वे में एक ही जगह पे दे दिए, एक पेज में। तो इसको एक बार गो थ्रू हो लीजिएगा, आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। हमारा अगला टॉपिक है मेकिंग आउट ए केस फॉर द अदर यूबीआई इन इंडिया, ठीक है। ये बेसिकली यूनिवर्सल बेसिक इनकम पे बात हो रही है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है एक टाइम में बहुत चर्चा में था, ठीक है ना, आज से 4-5 साल पहले आई थिंक सो। फिर वो बाद में बंद हो गया, लेकिन पैंडेमिक के बाद इसका ज़रूरत जो है ना फिर से डिबेट स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, बेसिक इनकम के बारे में बात हो रही है। लेकिन जो राइटर एक आपका इसका अल्टरनेटिव सुझाव दे रहा है कि यूनिवर्सल बेसिक इंश्योरेंस आप अपनाइए, ठीक है ना। इंस्टीड ऑफ इनकम इंश्योरेंस का बात कर रहा है, ठीक है। अब उसके लिए वो अपना तथ्य से पेश किया, अपना आर्गूमेंट नीचे जनरेट करेगा। तो ये शुरुआत करते हैं कि जो बेसिक लाइन है, वेज लाइन है, अगर आप वेज लाइन देखते हो यहाँ पे, तो ये बोलता है कि एक तो नॉर्मल वेज, अच्छा ये वेज लाइन समझ लीजिए कि एक पॉवर्टी लाइन टाइप में हुआ कि उसके नीचे जाएगा तो पॉवर्टी, और एक एक्सट्रीम पॉवर्टी होगा। कि जैसे एक होता है कि एग्जांपल के तौर पे ले सकते हो कि WHO के हिसाब से आपका 1 पॉइंट समथिंग डॉलर है ना, मान के चलो $1 पर डे अगर कमाता है वो आदमी,
तो वो आपका यहाँ पे है। इससे ज़्यादा कमाएगा तो ये अबव द पॉवर्टी लाइन, इससे कम कमाएगा तो बिलो द पॉवर्टी लाइन। उससे भी नीचे कोई आदमी होगा जो मान लो 5.5 या $0.8 कमा रहा होगा, तो एक तरह से वो दूसरे लाइन पे होगा, ठीक है ना। तो ये दो लाइन है जो एक तो बेसिक लिविंग वेज पे है और एक उससे भी नीचे वाला है, ठीक है ना। वो क्रिटिकल हो जाएगा, क्रिटिकल सर्वाइवल लाइन पे, लाइन 1 लाइन 2, क्योंकि लाइन 1 लाइन 2 से वो आगे भी कुछ समझाते हैं। जो आदमी लाइन 2 के अंदर में रहेगा तो वो एक तरह से पॉवर्टी ट्रैप के अंदर में रहेगा, वो बाहर आने में मतलब समर्थ नहीं रहेगा उसका, वो अपने से बाहर नहीं आएगा, उसमें कुछ हेल्प चाहिए तभी बाहर आ पाता है। तो पॉवर्टी ट्रैप का मतलब यही होता है कि आप एक ट्रैप में आ गए हो, वो आप अपने से नहीं निकल पाते हो। तो ये चीज़ यहाँ समझाते हैं। उसके बाद एक और बताते हैं, जो लिविंग इनकम लाइन जो है, जो इनकम लाइन से जो आदमी ऊपर कमा रहा है, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उसको सोशल असिस्टेंस दें, ठीक है ना। उसको वॉलेंट्री इंश्योरेंस, अगर वो उसका मन करता है कि हम इंश्योरेंस कराएं तो करवा लें, वॉलेंट्री रहेगा। लेकिन जो इनकम लाइन के नीचे है उसको ज़रूरी है, एकदम नीड है उसका सोशल असिस्टेंस, नहीं तो दिक्कत होगा उसको, ठीक है। यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद सोशल सिक्योरिटी बोलो या सेफ्टी नेट बोलो, इसमें ये बता रहे हैं कि ये 3 तरह का हो सकता है सेफ्टी नेट या सोशल सिक्योरिटी। एक तो पैसिव बात किए, एक एक्टिव बात किए और एक आपका प्रोएक्टिव बात किए। पैसिव में बात करते हैं कि वैसा फैमिली, वैसा जो लाइन 1 के पे फॉल करता है, ठीक है ना। ये बेसिक जो सेफ्टी नेट होगा, वो जो आदमी लाइन 1 से नीचे जा रहा हो तो उसको आप सपोर्ट कर दो। क्यों? क्योंकि वो लाइन 2, बिलो द लाइन 2 ना चले जाए, ठीक है ना। तो एक तो ये हुआ। दूसरा हुआ इट वर्क लाइक है कि भाई अगर कोई आदमी फॉल करता है तो उसको बाउंस बैक करके फिर उसी लाइन पे पहुंचा देता है, ठीक है ना। तो एक तो इस टाइप का होगा सोशल नेट। और तीसरा होता है प्रोएक्टिव सेफ्टी नेट बोलता है, ठीक है ना। तो एक तरह से यही डिज़ायरेबल है। इसमें इट एक्ट लाइक ए लॉन्च पैड सो दैट दोज हु फॉल ऑन इट विल नॉट बाउंस बैक बट विल ऑल्सो मूव अप बियॉन्ड लाइन 1, ठीक है ना। जैसे मान लो कि पहला वाला में हम लोग बात किए कि जैसे इसमें बात किए थे कि भाई लाइन 1 से ऐसे नीचे आता है तो ये क्या करेगा, बाउंस बैक फिर से लाइन 1 पे चला जाएगा, यही बात हो रही थी इसमें बात ये वाले में, प्रोएक्टिव वाले में बात हुआ कि नहीं, जो लाइन 1 है, ये 1 2 है, तो इसको चेंज कर लेते हैं हम लोग। तो ये अगर लाइन 2 है, ये लाइन 1 है, तो ये सिर्फ यहीं पे नहीं रुकेगा, ये इससे ऊपर भेज देगा, ठीक है ना। तो यही सबसे डिज़ायरेबल है कि एक आदमी जो है बाउंड्री पे ना रहे। इट इज़ मोस्ट डिज़ायरेबल ऑप्शन बाई, लेकिन इसमें इमन रिसोर्स जो है बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये चीज़ बात कर रहे हैं। अब इसी में आगे फिर हम लोग बात करेंगे कि ये और फर्दर क्या चाहते हैं। अभी तक आपको 3 चीज़ का हम लोग बताएं, 3 तरह का आप सेफ्टी नेट है, आप ध्यान रखिएगा। एक जो है इसके बीच में यहीं पे पकड़ लेता है कि इसको नीचे नहीं जाने दे, ठीक है ना। ये अभी जो हम लोग बात किए, इसके नीचे नहीं जाने देगा, यहीं पे रहने देगा, तो ये एक्टिव वाला हुआ। दूसरा है कि यहाँ गिरा, यहाँ पे आया तो इसको फिर से बाउंस करके यहीं पहुँचा दिया, तो ये आपका सॉरी पहला जो था, देखिए इसमें एक था हमारा एक्टिव। तो एक्टिव वाला में क्या था कि आप अगर गिरते हो, आप अगर मान लो कि आप अगर यहाँ पे गिर गए तो इसको बाउंस करके फिर लाइन 1 पे पहुँचा देगा, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका एक्टिव, ठीक है। दूसरा कलर से हम लोग दूसरा पैसिव में क्या हुआ कि कोई आदमी अगर यहाँ गिरा है तो इसको फर्दर नीचे नहीं जाने देगा, इसके नीचे ये यहीं पर रोके रहेगा, तो ये हुआ आपका पैसिव। और तीसरा जो प्रोएक्टिव बोले, प्रोएक्टिव को हम लोग दूसरे कलर से ले लेते हैं। प्रोएक्टिव में क्या बोलता है कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो आदमी गिरा है इस यहीं तक नहीं लाएगा, ये इसके ऊपर जाकर छोड़ेगा इसको, तो ये आपका प्रोएक्टिव हुआ। तो 3 तरह का जो सेफ्टी नेट है वो ध्यान रखिएगा। अब इसमें सारे में आप बताओ किसमें ज़्यादा पैसा लगेगा आपको। सिर्फ जो लास्ट प्रोएक्टिव में है उसमें क्या बोल रहा है कि आपको लाइन 1 से ऊपर ले जाके छोड़ेगा, तो उसमें तो ज़्यादा ऑफकोर्स जो पैसा रिसोर्स लगेगा ज़्यादा लगेगा उसको, यही बात इसमें बोल रही है। अब इसी में फिर सोशल सिक्योरिटी का बात हो रहा है, तो कितने तरह का होता है। तो मेजरली जो मेन जो है वो 3 भाग में इनको डिवाइड किया गया है। बोले हैं कि फूड सिक्योरिटी होगा, हेल्थ होगा और इनकम होगा, है ना। अब ये तीनों में अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो फूड सिक्योरिटी है, फूड सिक्योरिटी का अगर आप बात करोगे तो इंडिया में फूड सिक्योरिटी कहाँ से चल रहा है। तो इंडिया का फूड सिक्योरिटी का प्रोग्राम चल रहा है, आप देख रहे हो कहाँ कैसे प्रोवाइड कराता है गवर्नमेंट। तो आप देखोगे कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है हमारे पास, है ना, उसके थ्रू हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। दूसरा आपका मिड डे मील और बहुत सारा जो प्रोग्राम चलता है, फ्री प्रोग्राम, स्टेट भी फ्री मील प्रोग्राम जो चलाता है। जैसे अभी हाल फिलहाल में
आप देखे होंगे इस न्यूज़ में कि ब्रेकफास्ट जो है फ्री ब्रेकफास्ट स्कूल में प्रोवाइड करा रहा है तमिलनाडु, ठीक है, ये न्यूज़ में था इसलिए बता दिया। उसके बाद हेल्थ में जाओगे तो हेल्थ में भी दो भाग में इसको देख सकते हो आप। एक तो ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए आप क्या प्रोवाइड करा रहा है और एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। तो अभी आप देख रहे होगे न्यूज़ में बहुत था कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए क्या है हमारे पास, आयुष्मान भारत, ठीक है, आयुष्मान भारत है हमारे पास, ठीक। दूसरा हमारा अगर ऑर्गेनाइज में जाओ तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है और दूसरा है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, ये दो चल रहे हैं। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, जो से अलग अलग स्टेट अपना अपना निकाले हुई है, तो ये अलग अलग है, ठीक है। आप चाहो तो जो स्टेट वाला जो प्रोग्राम है आप अपने से इसमें ऐड कर लोगे कि भाई कौन सा स्टेट का क्या नाम है, और या फ्री मील वाला जो नाम है एक दो नाम ऐड कर लोगे तो ये फर्दर इन्हांस हो जाएगा, ठीक है। आगे आप चलते हैं हम लोग कि इसमें इनकम में अगर आप बात करोगे तो इनकम में भी ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज के बारे में बात हो रही है। और ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज वाले में अगर आप बात देखो तो ऑर्गेनाइज वाले में 3 प्रोविडेंट फंड का बात चल रही है। एक तो जनरल प्रोविडेंट फंड है जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए होता है, ठीक है। और दूसरा है आपका एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, ठीक है ना। और तीसरा है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसमें पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जो एम्प्लॉयज़ है उसको कंट्रीब्यूट खुद से अपना देना पड़ता है, ठीक है ना, उसको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो ये 3 आपका प्रोविडेंट फंड है जिसके थ्रू आपको पेंशन वगैरह जो होता है ना, पेंशन योजना वगैरह का जो बात करते हैं, है ना, कि कोई अगर सरकारी नौकरी में काम कर रहा है या ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है तो आपको प्रोविडेंट फंड में पैसा आपका कट के जाता है और बाद में फिर वही मिलता है, तो वही इनकम सिक्योरिटी दे रहा है ना बात के लिए। उसके बाद अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए भी बहुत सारा है, जैसे पीएम किसान मानधन योजना है, पीएम किसान योजना है, अटल पेंशन योजना है, पीएम श्रम योगी मानधन योजना है, नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेड एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर्सन। उसके बाद एक और है इनकम सिक्योरिटी के लिए मनरेगा। अब ये आपको एक 100 दिन का जो रोज़गार है और ये एक मिनिमम वेज ये आपको गारंटी देता है कि आपको मिलेगा। तो एक तरह से इंटरनल आपको इनकम सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है। तो ये सोशल सिक्योरिटी के बारे में ये बताएं, ठीक है ना, कि कहाँ मतलब कहाँ कहाँ पे मेजर जो फोकस है ये यही 3 पे है। अब इसमें 2 चीज़ है जो इसमें नहीं कर पाए हैं, आपको हम फिर लिख कर भेज देंगे। एक तो है आपका एक पॉइंट आपका इसमें बात कर लेते हैं हम लोग। एक है कि यूबीआई का जैसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम का जो बात कर रहे हैं हम लोग, उसमें क्या प्रॉब्लम है ना, यूनिवर्सल बेसिक ये इनकम का बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें आप देखोगे कि इनफॉर्मेलिटी जो इंडियन इकोनॉमी में इनफॉर्मल सेक्टर का होना, उससे आपको डेटा नहीं मिल पा रहा, ठीक है। एक तो वो बात हो रहा है। दूसरा है आपका एक तो क्या बोले कि एक क्या बताया आपको, इनफॉर्मेलिटी, ठीक है ना, इनफॉर्मेलिटी ऑफ इंडियन इकोनॉमी, है ना। एक तो ये बात है। दूसरा है कि आपका अराउंड इसमें खर्चा आएगा 4.5% ऑफ जीडीपी मेरे को खर्चा आएगा, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है। और इसके बाद जो है एक तरह से इसका इम्प्लीकेशन में प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत बड़ा है तो इम्प्लीमेंटेशन इशू हो सकता है, ठीक है। तो ये 3 है जो हर्डल क्रिएट करता है। तो अब अगला पॉइंट आता है कि वाई यूनिवर्सल बेसिक इनकम इज़ बेटर ऑप्शन, है ना, ये लास्ट ये जो पॉइंट आता है। तो इसमें अगर आप देखते हो इसको हम लोग देखो, इसमें आज का जो टॉपिक है उसी को देख लेते हैं हम लोग। तो बेस्ट इनकम के लिए अगर आप बात करोगे यहाँ पे तो यहाँ तो 3-4 पॉइंट है, इसको हम लोग यहीं से देख लेते हैं, फिर आपको वहाँ पे हम जब नोट्स आएगा तो उसमें मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे यहाँ देखिए ये बात कर रही है कि अगर हम इसको लेते हैं तो पहला रीज़न यहाँ ये बता रहा है कि जो हमारे यहाँ पे पेंट्रेशन है, मतलब इंश्योरेंस पेनेट्रेशन है इंडिया में अभी बहुत कम है, 4% के आसपास ही है, ठीक है। जो कि अगर हम बात करें बाकी से ताइवान में, जापान में और चाइना में वो बहुत ज़्यादा है। ताइवान में आपका 17% है, जापान में 9% है, ठीक है। दूसरा आपका सेकेंड पॉइंट यहाँ पे ये है कि इकोनॉमिकली लार्जली रिमेन इनफॉर्मल। अच्छा, ये दूसरा ये बता रहा है कि अब हमको डेटा मिल जा रहा है कि इनफॉर्मल सेक्टर से भी हमको डेटा अब हम ले सकते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जैसे ई श्रम से, ऑर्गेनाइज सेक्टर का वर्कर का हम लोग ई श्रम से डेटा ले सकते हैं। फिर आपका जीएसटी वाला जो बात है तो उससे बिजनेस वाला जो अनऑर्गेनाइज में बिजनेस जो काम कर रहे हैं वो उसका भी डेटा आपको मिल सकता है। तो जो प्रॉब्लम डेटा का था वो यहाँ से हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इसमें ये बात कर रहा है कि इतना आदमी मान लीजिए जीएसटी का है तो इतना मिलियन रजिस्टर किया, ई श्रम में इतना मिलियन रजिस्टर किया, तो ये सब एक तरह से आपको डेटा मिल गया प्रोटोटाइप, ठीक है। वहाँ से उतना आदमी का डेटा मिल जाएगा। इसी तरह से एक और है कि प्रोटोटाइप सोशल सिक्योरिटी पोर्टल भी आप बना सकते हो। जैसे आपका कुटुम्ब का बात है यहाँ पे, है ना, कुटुम्ब का ये आपका कर्नाटका में कुटुम्ब है जिसमें कि अगर आप
जिसको सोशल सिक्योरिटी लेना है वहाँ पे जाइए, आप उसका डेटा बन जाएगा। ऑर्गेनाइज हो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाला जो आदमी है, अप्रॉक्स 5 मिलियन का आई थिंक सो, एग्जैक्टली डेटा याद नहीं है, लेकिन 5 मिलियन ही आई थिंक सो होगा, है ना। इतना मिलियन का ये डेटा बना चुका है कि 5 करोड़ का आई थिंक सो, इसको देख लेना है। ये आपका कर्नाटका में चल रहा है, ठीक है। तो ये एक तरह से आपको एक अगर आप ऐसे इंश्योरेंस वाला काम कराओगे तो आपका जो ये जो यूनिवर्सल इनकम वाला लागू करवाना तो लगता है इम्पॉसिबल है, उतना पैसा कहाँ से आएगा, और बाकी जो हर्डल है वो है ही है। तो इसी केस में ये बात बोलता है कि ये ज़्यादा बेहतर है कि हम लोग इस पे जाएं, ठीक है ना। इसमें इतना ही है। अगला हमारा टॉपिक है, अगला टॉपिक जो है हमारा ये एक्चुअल में आधार को वोटर आईडी से लिंक करने का है। अभी चल भी रहा होगा, अगर आप लोग के घर में भी आया होगा अभी, ठीक है ना। तो ये बेसिकली आप देखोगे तो जो ये एक रिपोर्ट के हिसाब से इलेक्शन अथॉरिटी है वो एक मैंडेटरी पहले बताया था कि भाई आपको इनरोल कराना होगा, दोनों को लिंक कराना होगा। 2021 में लोकसभा जो है इलेक्शन लॉ को अमेंड भी किया था, और उसमें है वोटर आईडी कार्ड को भी आधार से लिंक करने के लिए बात कर रहा था, क्योंकि वो चाह रहा था कि एरर जो होता है इलेक्शन में वो ना हो फर्दर। लेकिन बाद में दोनों ही, इलेक्शन कमीशन भी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों ही बोला कि ये वॉलंटरी प्रोसेस होगा, ठीक है ना। ये बात समझ में आया। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, अब इसके बाद इसी मतलब बैकग्राउंड में राइटर ये बात बोलते हैं कि इंडिया में आप देखोगे तो जो इलेक्शन टर्न आउट होता है, जो वोटर टर्न आउट है वो बहुत ज़्यादा है। उसका 2 कारण इन्होंने बताया है। एक तो बोला कि इलेक्शन प्रोसेस जो है बहुत सिंपल है ड्यू टू ईवीएम, जाइए ईवीएम आराम से हो जाता है। और दूसरा जो है इलेक्शन कमीशन जो है रजिस्ट्रेशन ड्राइव कराता है, ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को रजिस्ट्रेशन कराता है और उसको इनकरेज करता है। ये 2 प्रोसेस जो है इसको इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने में इंडिया का मदद किया है बहुत ज़्यादा, ठीक है। दूसरा ये है कि इलेक्शन कमीशन को भी प्रॉब्लम आती है कि भाई वो पीरियडिकली जो इलेक्टोरल रोल है उस पर काम करना पड़ता है उसका रीज़न यहाँ पे 3 रीज़न बताया कि उसको बार बार काम करना पड़ता है। एक तो माइग्रेंट पॉपुलेशन जो अर्बन में जाते हैं, एक तो वो माइग्रेंट पॉपुलेशन का कारण, और दूसरा डेमोग्राफिक चेंज। जैसे मान लो कि जो 18 साल के बाद जो वोटिंग का राइट है, तो जो मान लो 16 से 17 से जो 18 पहुँचे उसका, तो एक तो वो बात हुआ डेमोग्राफिक चेंज में, जो बहुत सारे एलिजिबल कैंडिडेट हर एक साल हो जाते हैं वो। और तीसरा है कि जो पुराना आदमी जो डेथ किए एक वो, तो ये सबका इसको क्या करना पड़ता है, इलेक्टोरल रोल को सही करके रखना पड़ता है। ये कारण ये 3, ठीक है। ये चीज़ तो आपको समझ में आया। ये हमारा तीसरा पॉइंट है। चौथा है कि ये राइटर बोल रहे हैं कि आप आधार को तो लिंक कर रहे हो, लेकिन आधार फुल प्रूफ नहीं है वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है ना। इसका कारण इसमें कारण ये बताया जा रहा है कि देखने को मिला है कि सेल्फ रिपोर्टिंग, भाई मेरा नाम गलत है, मेरा फ़ोटो गलत है, इस टाइप से ये देखने को मिला है कि आधार डेटाबेस में सेल्फ रिपोर्टिंग एरर जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। यहाँ पे एक उसका नाम लिया है कि कौन सा हाँ देखिए, इंटरनेट फेडरेशन फाउंडेशन है ना, यही इसके मुताबिक ये बात है कि बहुत ज़्यादा। दूसरा है तेलंगाना में और आंध्रा में अभी असेंबली इलेक्शन हुआ था, और उसमें वोटर आइडेंटिटी कार्ड को आधार से लिंक किया गया था। वहाँ पे ये देखने को मिला कि बहुत सारे जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं उसका नाम डिलीट कर दिया गया था, ठीक है ना। तो वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो एक ये प्रॉब्लम बताया। मिसयूज़ होने का चांसेस इसमें बढ़ सकता है, ठीक है ना। और तीसरा और अगला पॉइंट ये है कि हमारे पास कोई भी डेटा प्रोटेक्शन जो लॉ नहीं है, तो इससे क्या है कि ये पॉसिबिलिटी जो है मिसयूज़ का वो फर्दर इन्हांस हो जाता है, ठीक है। एक बात और आपको इसमें ध्यान देना होगा कि जो आधार नंबर जो है ये सिटीजनशिप का नॉट ए प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, इट इज़ मीन टू बी इशू टू द रेसिडेंट ओनली, ठीक है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि वो सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, सिर्फ हाँ आप यहाँ रहते हैं उसका प्रूफ, ठीक है। तो ये है आपका, तो इसमें ज़्यादा नहीं था, इतना ही पॉइंट है। अभी ध्यान रखिए, कुछ बड़ा अगर आता है तो उसमें हम लोग फिर उससे बात करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।